नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में अब तक 18 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। नेपाली संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए। 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं। और अहम खबर आपको बता दें, नेपाल सरकार ने हालात पर नियंत्रण करने के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ओली कैबिनेट की शाम 6 बजे बैठक होने जा रही है। सरकार पर फैसले वापस लेने का जबरदस्त दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि नेपाल में जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिस तरह से नेपाल में बैन किया गया उसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। कई लोगों की मौत हुई है, घायल लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, लेकिन विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शन लगातार जारी है। नेपाल के तमाम शहरों की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पटी पड़ी नजर आ रही हैं। डिमांड यह की जा रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो बैन करने का सरकार ने फैसला लिया, उस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। तो नेपाल में एक तरह से गृह युद्ध छिड़ गया है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठा रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जे की कोशिश की। नेपाल में ये सरकार विरोधी आवाज है, बगावत की आग है, सड़कों पर आक्रोश है, बारूदी धुआं है। सिविल वॉर से साक्षात करते नेपाल का ये खौफनाक दृश्य है। ये नेपाल में गृह युद्ध का नया संस्करण है। ये ड्रैगन के चंगुल में फंसने का असर है। देख लीजिए, युवाओं के आक्रमण के बाद कैसे क्रोध की आग में नेपाल जल रहा है। ये काठमांडू उबल रहा है। कैसे विरोध के बवंडर में सब कुछ तहस नहस हो रहा है। हर वो युवा सड़क पर उतरा है जिसको जन क्रांति से आस है। यही वजह है कि छात्रों ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोला है। हजारों की तादाद में युवाओं ने पीएम हाउस को घेर लिया है। सुरक्षा कर्मियों को भगाकर युवा प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल होने लगे और फिर सुरक्षा बलों के एक्शन से जहां तहां बिखर गए। वहीं सोशल मीडिया बैन होने से विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ उग्र हो गई है और उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने गेट पार कर संसद में घुसने की कोशिश की। ये प्रदर्शनकारी नई जनरेशन के वो युवा हैं जो देश में सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद भड़के हुए हैं। हालात को देखते हुए पीएम केपी ओली ने आपात बैठक बुलाई है। सेना और पुलिस को एक्शन की खुली छूट दी गई है। तो इस वक्त नेपाल में विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। कई शहरों में बगावत हो रही है। तो राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास के आसपास कर्फ्यू लगाया गया है। नेपाल की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस छोड़ी गई। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवाओं ने किया विद्रोह। तस्वीरें काठमांडू की हैं। जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवा आज संसद भवन परिसर में घुस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। कई राउंड फायरिंग की गई। इस बीच कई आंदोलनकारियों की गोली लगने से मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए। इन प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। काठमांडू में 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। तो बड़ी संख्या में आर्मी के जवानों की भी तैनाती की गई। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सेना ने गोलीबारी की, तो पुलिस ने भी सख्ती से विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। इस बीच एक आंदोलनकारी ने बताया कि नेपाल में बांग्लादेश जैसा प्रदर्शन हो रहा है। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ डाले, जमकर बवाल किया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने सभी हदों को पार कर दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। नेपाल में हालात बेकाबू होने के बाद पुलिस और सेना का एक्शन शुरू हो गया। काठमांडू में तोड़फोड़ करने पर अब गोली मारने का आदेश दिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर भी सुरक्षा बलों को अब फायरिंग की इजाजत है। राजधानी काठमांडू में हजारों युवाओं की भीड़ सड़कों पर दिखी। नेपाल की सरकार का जमकर विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की बूढ़ी सरकार को हटाने की मांग की। उग्र भीड़ ने संसद भवन में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं टीवी9 से एक आंदोलनकारी ने कहा कि बांग्लादेश जैसा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का किसी पार्टी या संगठन से संबंध नहीं है।
जिस तरीक़े से बांग्लादेश में एक युवकों का ग्रुप ने स्लोली उन लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और लास्ट में आके उन लोगों ने कुछ रिवॉल्यूशन लाई। मुझे नहीं लगता कोई भी देश का उन लोगों का सपोर्ट था। और राजधानी काठमांडू में हालात बहुत खराब हैं। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ डाली। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जगह जगह झड़प हुई। पुलिस ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्फ्यू लगाए जाने के बाद भी किस तरह से लोग सड़कों पर जमे हुए हैं। हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये जो प्रदर्शन है, ये जो आंदोलन है, ये बूढ़ी सरकार वर्सेस जेन जी की जंग में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए सरकार में जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी उम्र भी TV9 भारतवर्ष स्क्रीन पर ही आपको दिखा रहा है। और ये फर्क जो है गहराता जा रहा है, ये खाई जो है चौड़ी होती जा रही है। जेन जी और आप कह सकते हैं नेपाल के जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए जाने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, विद्रोह कर रहे हैं। और सड़कों पर उतरे युवाओं ने नेपाल की ओली सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कहना है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हामी चाहिँ सबैजना हैन, अहिले हामी माइती घरको आसपासमा छौं। हामी सबैलाई के चाहियो? राइट चाहियो। हामीले तिमीलाई ट्याक्स दिएको तिमीहरूको लुई भिटनको लागि होइन, तिमीहरूको प्राणको लागि होइन, तिमीहरूको ट्याक्स हामीले दिएको ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई जान्छ, नेपालीहरूलाई होइन, नेपाल बेबिसलाई होइन। 17-18 वर्षमा उनीहरूले के चाहिँ अहिले झन्डा गाडे? 28 खर्ब लोन दिए होइन, त्यही हो। प्रत्येक अहिले जन्मेको बच्चाको टाउकोमा 90,000को तपाईँको लोन छ, त्यही दिए होइन त अहिलेसम्ममा। त्यो बाहेक के दिए? दिनका दिन भ्रष्टाचारीको तपाईँको दिनका दिन निस्किरहेको छ। खै त ठुला बडालाई कानुन नलाग्ने, सोझा जनतालाई मात्रै कानुन लाग्ने के यो राणा शासन हो? राणा शासन त फेल्नु भने यो के हो? केपी शासन बस्तै हो, अब गर्न सक्दैन। हामीले चाहेको व्यवस्था परिवर्तन। नेपाल के युवा लंबे समय से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों से परेशान हैं। ऐसे में जब उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा यानी सोशल मीडिया बंद कर दिया गया तो ये असंतोष अचानक फूट पड़ा। नेपाल आज अचानक सुलग उठा। न सिर्फ काठमांडू बल्कि दूसरे शहरों में भी युवा सड़क पर उतर आए। काठमांडू में तो प्रदर्शनकारी संसद भवन तक जा पहुंचे। इस आंदोलन को जेन जी रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। इसे आगे बढ़ाने वाले 13 से 28 साल की उम्र वाले युवा और किशोर हैं। यह आंदोलन किसी नेता या राजनीतिक दल से नहीं बल्कि युवाओं ने खुद खड़ा किया है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर उनकी अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की कोशिश होगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे बल्कि खुलकर सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल नेपाल सरकार ने जब अचानक सोशल मीडिया पर रोक लगा दी तो जेन जी को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। ये पीढ़ी ऑनलाइन ही अपने विचार साझा करती है, पढ़ाई करती है, दोस्तों से जुड़ती है और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती है। ऐसे में यह बैन उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा छीनने जैसा था। इसी कारण वे बिना किसी राजनीतिक संगठन के सहारे खुद संगठित हुए और सड़क पर उतरकर सरकार को बड़ी चुनौती दी। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी कि नेपाल के इटाहारी में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। जोनल ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया है। नेपाल में लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद और अहम खबर, नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 17 लोगों की मौत हो गई है तो 100 से ज्यादा युवा घायल हुए हैं।
इस आंदोलन के बीच नेपाल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और कई सख्त कदम उठाए। नेपाल में प्रदर्शनकारियों और सेनाओं के बीच टकराव भी दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने सेना की गाड़ी को घेर लिया। बानेश्वर इलाके में सेना की गाड़ी को घेरा गया। विरोध को दबाने के लिए नेपाल सरकार ने अब तक कई शहरों को सेना के हवाले कर दिया है। आंदोलनकारी छात्र ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा कि नेपाल की सरकार चलाने वाले सब बूढ़े नेता हैं। नेपाल के सारे युवा विदेश जा रहे हैं। इन बूढ़े नेताओं को अब सरकार से हटना होगा। जिस तरह से यहाँ पर सिस्टम बिखरा हुआ है, जिस तरह से बूढ़े लोग एकदम सरकार को चला रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं केपी ओली कितने बरस से वो चला रहे हैं, शेरबहादुर प्रचंड, ये लोग बहुत पुराना हो गया है, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसी बात को हमें शांतिपूर्ण तरीका से उन लोगों को कहना था कि युवा को आगे बढ़ाना है। नेपाल में अब हालात बेकाबू है। काठमांडू में आंदोलन उग्र हो चुका है। सड़क पर खून बह रहा है। पुलिस के साथ झड़प में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। तो विदेश में रह रहे नेपाली युवाओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और असमानता खत्म नहीं हुई है और ज्यादा पढ़े लिखे युवा देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और इजराइल के यरूशलेम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। इजराइल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुल 6 लोगों को घायल कर दिया आतंकियों ने। तो यरूशलेम में आतंकी हमले की खबर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं, उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब ये हमला किया गया। यरूशलेम में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया है, ये जानकारी मिल रही है। 6 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है आतंकी हमले को लेकर? देखिए, जेरूसलम के एक बस स्टेशन जिसका नाम रामोस बस स्टेशन था, वहां पर बस खड़ी थी जब 2 बंदूकधारी आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से 6 लोग, जिसमें से 4 की तो वहीं स्पॉट पर डेथ हो गई थी और 2 अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। वहीं 6 से अधिक लोग घायल भी हो गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस घटनास्थल का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और उसमें हर मोर्चे पर वो लड़ाई लड़ रहा है। तो उन्होंने दरअसल इस घटना को भी आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई का हिस्सा बताया। बाकी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वेस्ट बैंक के ही 2 स्थानीय लोग थे जिन्होंने ये फायर किया था और फिर वहां पर मौजूद जो इजरायली लोग थे उन्होंने काउंटर में फायरिंग की और जिसकी वजह से दोनों बंदूकधारी मारे गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जबकि इजराइल की गाजा पर एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, गाजा पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में नेतन्याहू की सेना लगी हुई है, ऐसे वक्त में इस तरह की घटना घटती है और उस घटना में सिविलियन को टारगेट करके 6 लोगों को मारा जाता है। तो इससे आप कह सकते हैं, हालांकि इजराइल में की सरकार का कहना यह है कि हमास ने उन बंदूकधारियों के सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद ये स्थिति थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन ऐसे समय में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमास से कहा था कि वो सभी बंधकों को रिहा करे, ठीक उसी दिन इस तरह की घटना घटती और उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इससे इजराइल में ये स्थिति बहुत ही ज्यादा जटिल बन जा रही है। शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। राजस्थान के डूंगरपुर में मोरन नदी को पार करते समय एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। गोताखोरों ने रस्सियों के सहारे उसे बचा लिया है। वहीं सिरोही के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीर राजस्थान के डूंगरपुर की है, जहां एक युवक जब मोरन नदी को पार कर रहा था तभी अचानक पानी का तेज बहाव आया जिसमें वो बह गया। पुलिया के किनारे पर मौजूद लोग चिल्लाने लगे और कई लोगों से बचाने के लिए आगे आए। पानी के तेज बहाव में युवक कुछ दूर जाकर बीच में अटक गया। घटना की जानकारी वर्धा थाने को दी गई, जिसके बाद गोताखोरों ने पानी के तेज बहाव में फंसे युवक को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। सभी से निवेदन है कि अभी वर्तमान में सभी नदियां नाले उफान पर हैं, नदी नालों के पास नहीं जाएं, अपनी सुरक्षा करें, आस पड़ोस वालों को भी ये चीज बताएं। राजस्थान के सिरोही में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सिरोही के रेवदर इलाके में पिछले 24 घंटे में 84 mm बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद पोखरा और करोड़ी ध्वज बांध ओवरफ्लो हो गए। अगले कुछ दिनों के लिए जिले में तेज बारिश का अलर्ट है, जिससे निचले इलाकों में जल भराव होने की आशंका है। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
और इधर राजस्थान के पाली में 2 युवक तेज बहाव में बह गए हैं। देखते ही देखते दोनों युवक पानी में समा गए। तस्वीर राजस्थान के पाली की है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान 2 युवक इस नदी में फिसल गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 युवक बीच मझधार में जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चीख पुकार मची है। प्रशासन के कई बार चेतावनी जारी करने के बावजूद लोग तेज उफनती नदी के बीच मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंच गए। उसके बाद नदी के तेज बहाव में 2 युवक ऐसे उलझे कि निकल ही नहीं पाए। दोनों काफी दूर तक नजर आए, उसके बावजूद भी नदी में समा गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर दोनों की तलाश में जुटी है। पाली में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते अधिकतर नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। हालात पर काबू करने के लिए जवाई बांध के 3 गेट खोले गए हैं। पाली के देसूरी, रानी, सुमेरपुर, बाली, सोजत समेत कई क्षेत्रों में बारिश की वजह से क्षेत्र की नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई रपटों पर पानी चल रहा है। कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। यूपी के शाहजहांपुर में 5 दोस्त बाढ़ के पानी में रील बनाते समय बह गए। 3 को तो बचा लिया गया, लेकिन बाढ़ के पानी में डूबे 2 दोस्तों की तलाश अभी भी जारी है। ये रील बनाने का वो शौक है जिसकी वजह से 5 लड़कों की जान पर आ पड़ी। 3 को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 लड़कों की अभी भी पानी में तलाश हो रही है। स्थानीय प्रशासन बोट से दोनों लड़कों की तलाश कर रही है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में रील बनाते हुए अचानक 5 दोस्त बाढ़ की तेज धार में बह गए। 3 दोस्तों को बमुश्किल पानी के बाहर निकाला गया, जबकि 2 दोस्त बाढ़ की तेज धार में डूब गए। 2 लड़कों की तलाश में पुलिस और गोताखोर लगे हुए हैं। 5 दोस्तों के डूबने से ठीक पहले की रील का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रिंग रोड की सड़क पर तेज गति से बह रहे पानी की धार में तैर कर रील बनाते हुए देखे जा रहे हैं। 3 बच्चे बच गए हैं, उनकी तलाश की जा रही। जो डूबे उनकी तलाश की जा रही। पीएससी हमारी ढूंढ रही है, साथ ही एसडीआरएफ को भी कॉल किया गया। उम्मीद है कि शीघ्र ही उन्हें रिकवर कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी के बाली चौकी में एक और मकान गिर गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मकान को पहले ही खाली करा लिया था। भरभराकर मकान के ढहने का ये दिल दहला देने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के मंडी का है, जहां बाली चौकी इलाके में मूसलाधार बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान अचानक ढह गया। मकान गिरते ही धूल और मलबे का गुबार उठा और लोग दहशत में आ गए। मंडी जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते पहाड़ पर हालात गंभीर बने हुए हैं। हालात को देखते हुए इलाके के घरों को पहले ही खाली करा लिया गया था, जिससे कोई जनहानि नहीं। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। मंडी में घरों के धराशायी होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कुछ दिन पहले भी इसी बाली चौकी क्षेत्र में आपदा के चलते पहाड़ दरकने की घटना सामने आई थी, जिसके कारण बाली चौकी बाजार में कई दुकानें और घर खतरे की जद में आ गए थे। जिला प्रशासन ने उस समय भी सुरक्षा के लिहाज से कई दुकानों और घरों को खाली करवाया था। खतरे की जद में आए कई घर मलबे में तब्दील हो चुके। मुंबई के गोराई बीच पर आज उस वक्त लोग हैरत में पड़ गए जब यात्रियों को ले जा रही एक मिनी बस अचानक से समंदर में तैरने लग गई। अपनी स्क्रीन पर आप समंदर में स्टीमर या बोट को नहीं बल्कि एक मिनी बस को तैरते हुए देख रहे हैं। तस्वीरें मुंबई के गोराई बीच से सामने आई हैं, जब एक पैसेंजर मिनी बस अचानक समंदर में तैरने लगी। जिस समय घटना हुई उस समय मिनी बस में करीब 6 लोग सवार थे। कोस्ट गार्ड की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद मिनी बस को समंदर से निकाला, जिसके बाद सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि समंदर किनारे खड़ी मिनी बस अचानक अरब सागर में आए हाई टाइड की वजह से पानी में बढ़ती चली है और समंदर में तैरने लगी। बीच पर मौजूद लोगों ने कोस्ट गार्ड को मामले की सूचना दी, तब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सबको सुरक्षित बचाया गया। सुरक्षित बचे यात्रियों का कहना है कि पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया, लेकिन जब पता चला तो काफी डर गए थे। जान बचाने के लिए सभी ने कोस्ट गार्ड की टीम को धन्यवाद कहा। मामले में बस ड्राइवर और बस ओनर दोनों के खिलाफ पुलिस लापरवाही का केस दर्ज करने जा रही है। इसके अलावा हाईटेक के नियमों का पालन नहीं करने के तहत भी केस दर्ज किया जाएगा।
बड़ी खबर आ रही है बिहार एसआईआर से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बिहार वोटर लिस्ट बनाने में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। चुनाव आयोग आधार कार्ड की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता के प्रमाण के तौर पर मान्य नहीं होगा। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीयूष, सबसे बड़ी बात जो कही है चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड की प्रामाणिकता की जांच तो हो ही सकती है, साथ ही आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा, लेकिन वो नागरिकता की पहचान नहीं होगा। और क्या डिटेल्स हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में तरजीह के दरमियान? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि 11 दस्तावेज जो पहले थे चुनाव आयोग ने जो तय किए थे एसआईआर में, उसके साथ में आधार एक 12वां दस्तावेज होगा और हर एक जो आवेदन आएगा वो स्वीकार किया जाएगा 12वें दस्तावेज के तौर पे आधार अगर उसमें दिया जाता है। लेकिन अगर चुनाव आयोग को ये शंका होती है कि आधार के अलावा उसमें जरूरत है दस्तावेज मांगे जाने की, तो फिर वो दस्तावेज भी मांग सकता है और इसके अलावा जांच भी करा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने फैसले थे उनका भी उल्लेख किया अपने आदेश में और अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। जी पीयूष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन अभी तक भी तो यही माना गया था कि आधार कार्ड को नागरिकता से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ उसको एक प्रमाण के तौर पर जरूर पेश किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीआरएस और बीजेडी का बड़ा ऐलान, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे बीआरएस और बीजेडी। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से बीआरएस ने दूरी बनाई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से गैर हाजिर रहने वाली है बीजेडी भी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, अब ये चुनाव काल है, उससे पहले बीजेडी और बीआरएस का ये रुख सामने आया है, इससे कितना प्रभावित होगा? जी बिल्कुल जी, इससे जो आंकड़े हैं आंकड़ों में जरूर फर्क पड़ेगा कि जो जीत का मार्जिन है उस पर जरूर असर पड़ सकता है, लेकिन जीत जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एनडीए का जो जीत इसमें तय है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरह से बीआरएस ने और बीजेडी ने इस चुनाव से अपने आप को गैर हाजिर रखने का फैसला किया, उनकी अपनी वजह है। जहाँ बीजेडी का ये कहना है कि वो सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए से और इंडिया ब्लॉक से दोनों से समान दूरी बनाकर चलना चाहता है, तो ऐसे में न वो एनडीए का समर्थन कर सकता है न ही इंडिया ब्लॉक का, लिहाजा उसने वोटिंग से गैर हाजिर रखने का फैसला किया है। तो वहीं जो बीआरएस की तरफ से तर्क दिया गया है कि वहाँ पे चूंकि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने वाले, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस होने वाले, तो ऐसे में जो जाहिर तौर पर जो मुस्लिम बहुल है तो ऐसे में वो नहीं चाहता कि वो किसी एक का पक्ष ले जाहिर तौर पर। तो इन दोनों ही दलों ने इस उपराष्ट्रपति चुनाव से कल की वोटिंग से गैर हाजिर रखने का फैसला किया है, यानी कि वोट नहीं डालेंगे। लेकिन इंडिया अपना एक एक वोट को सहेज रहा है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो अभी संसद भवन का जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है वहाँ पे एनडीए के सांसदों की एक वर्कशॉप चल रही है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले सभी एनडीए के सांसदों को मॉक पोल यानी कि कल कैसे वोटिंग करनी है उसकी प्रक्रिया समझाएगी और सबसे वोट डलवाया गया ये बताने के लिए कि कल कोई गड़बड़ी ना हो। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री का सभी एनडीए के सांसदों के लिए संबोधन भी होगा। जी बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। ईडी ने रेत माफिया गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रेड किए। कार्रवाई का मकसद रेत के अवैध खनन कारोबार से जुड़े फाइनेंशियल नेटवर्क का पता लगाना है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आज पश्चिम बंगाल में रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने कोलकाता समेत राज्य के 20 से ज्यादा इलाकों में एक साथ रेड की। रेड की गई जगहों में बेहाला, रीजेंट पार्क, विधान नगर और कल्याणी जैसे क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठान और संदिग्ध लोगों के ठिकाने शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक झारग्राम के गोपीबल्लभपुर में शेख जहीरुल अली नाम के कारोबारी के घर पर छापा मारा गया। जहीरुल पर अवैध रूप से रेत खनन से जुड़े होने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक उनके घर से भारी मात्रा में नकदी भी जब्त की गई। कोलकाता से सटे बेहाला में उस कंपनी के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई जो कथित तौर पर अवैध रेत कारोबार से जुड़ा है। मैदानपुर में जमनाबली इलाके में भी ईडी ने रेड की। रेड के दौरान ईडी अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद रहे। ईडी पिछले काफी समय से अवैध रेत खनन मामले की जांच कर रही है और उससे कमाए गए अवैध पैसों पर नजर रख रही है। ईडी के मुताबिक इस कार्यवाही का मुख्य मकसद रेत के अवैध कारोबार से जुड़े वित्तीय नेटवर्क का पता लगाना है।
महाराष्ट्र के पालघर में समंदर किनारे 3 कंटेनर मिलने से हड़कंप मच गया है। इन संदिग्ध कंटेनरों की तफ्तीश के बीच मामले में अब नई जानकारी सामने आई है। देखिए पूरा अपडेट। समंदर के किनारे एक कंटेनर रखा है। इस कंटेनर में कुछ सामान भरा है तो एक कंटेनर समंदर की लहरों के बीच दिख रहा है। पालघर के समुद्री तट पर ऐसे 3 संदिग्ध कंटेनर मिले। यहाँ के तटीय इलाकों में 3 कंटेनर बहकर आए थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और मामले की तफ्तीश की गई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। आम जनता के आने जाने पर रोक लगाई गई। पूरे घटना की तफ्तीश शुरू हुई तो परतें खुलती चली गईं। दरअसल 21 जून को ओमान के समुद्री क्षेत्र में एक शिप डूबा था। इस शिप पर 300 से ज्यादा कंटेनर थे। इस शिप से गिरे 48 कंटेनर्स का कोई सुराग नहीं मिला था। अब गायब हुए इन 48 कंटेनर में से 25 कंटेनर गुजरात समुद्री क्षेत्र में मिले हैं तो 3 कंटेनर पालघर समुद्री क्षेत्र तक पहुंच गए थे। तफ्तीश में जानकारी मिली है कि इन तीनों कंटेनर्स में लिंसीड ऑयल भरा है। ये कंटेनर पालघर समुद्री तट से 500 मीटर अंदर मिले हैं तो एक कंटेनर पत्थरों के बीच फंसा है जिसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एसी में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। एक कमरे में पति, पत्नी और बेटी सोए हुए थे जिनका दम घुट गया। आपके घर में भी एसी लगा है तो ये खबर आपको सावधान करने के लिए जरूरी है। तस्वीरें फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी की हैं। मकान के बाहर लगे एसी के आउटडोर यूनिट में आग लगने से हादसा हुआ। इस हादसे में पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई तो बेटे की हालत गंभीर है। तीनों की मौत दम घुटने से हुई। हादसा ग्रीनफील्ड कॉलोनी के एक फ्लैट में हुआ। एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से आग फैली। पहली मंजिल पर एसी के बाद अंदर फ्लैट में आग लगी तो परिवार बचने के लिए नीचे आ गया। सीढ़ियों में धुआं होने की वजह से ये परिवार दूसरी मंजिल पर ही फंस गया। धुआं इतना भर गया कि अंदर दम घुटने से दंपति, बेटी और कुत्ते की मौत हो गई जबकि युवक गंभीर हालत में है। दिल्ली पुलिस ने बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक भंडाफोड़ किया है और आगरा के फतेहाबाद से अगवा किए गए बच्चों को बरामद किया है। बच्चों को सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचा दिया गया है। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने बच्चों के अपहरण और तस्करी में शामिल एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह में शामिल अभियुक्त बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से बच्चों को चुराते थे। गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में दिल्ली के सराय काले खां से चुराए गए एक 6 महीने के बच्चे को आगरा से और 5 अन्य बच्चों को अलग अलग जगहों से बरामद किया गया। बच्चा चोरी के इस गैंग में आगरा का एक डॉक्टर भी शामिल था। ये गैंग जो नवजात शिशु होते थे 2 महीने के, 4 महीने के, उनको अलग अलग जगहों से चोरी करके और ऐसे कपल्स तक बेचता था जिनको पास बच्चे नहीं हैं, जो जेन्युइन नीड में हैं बच्चों के। अब ड्रोन का फिटनेस टेस्ट जरूरी होगा। 250 ग्राम से ज्यादा वजन वाले ड्रोन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कुमार कुंदन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्रोन सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ड्रोन उस लेवल पे है जिस लेवल पे हम इसको उड़ा रहे हैं, या इसके साथ साथ इसमें तमाम तरह की वो गुणवत्ता है जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से उड़ सके। तो इसके लिए बाकायदा NTH ने एक लैब बनाया है और इस लैब में इस तरह की टेस्टिंग होती है, जिस टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि ये ड्रोन नियत मानकों के हिसाब से है या नहीं है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मसलन कि मान लीजिए कि जहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है वहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में वो डस्ट कितना प्रभावित कर रहा है ड्रोन को, डस्ट के मानकों पर ड्रोन खरा है कि नहीं, उसकी यहाँ पे जांच चल रही है। इसके अलावा मौसम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो गर्मी और ठंड दोनों में ये ड्रोन कामयाब है या नहीं है। इसके इतर जब ड्रोन उतरता है तो एक शॉक सिंड्रोम होता है, मतलब यूँ इस तरीके से वो वेव करता है हवा में। ऐसी स्थिति में ड्रोन के पार्ट्स के टूटने का भी डर रहता है। तो शॉक सिंड्रोम पे ये ड्रोन कितना कामयाब है इसमें लिए देखा जाता है। और आने वाले त्योहारी सीजन में आप नई कार खरीदने की अगर योजना बना रहे हैं तो यकीनन ये उसके लिए सटीक मौका है। 22 सितंबर से लागू होने जा रही GST की नई दरों के बाद कार के दामों में बड़ी कटौती होने जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। GST 2.0 भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। जहां ग्राहकों को कारों की कम कीमत की सौगात मिली है तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को मांग बढ़ने से बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। महिंद्रा बोलेरो नियो 1,27,000, स्कॉर्पियो क्लासिक 1,01,000, जबकि स्कॉर्पियो एन 1,45,000, XUV 700 के दाम 1,43,000 तक कम हो जाएंगे। टाटा की टिएगो 75,000, अल्ट्रोज 1,10,000,
नेक्सन 1,55,000 सस्ती होगी। टाटा हैरियर की कीमत 1,40,000 और सफारी की कीमत 1,45,000 कम होगी। टोयोटा की फॉर्च्यूनर के दाम 3,49,000, इनोवा क्रिस्टा के 1,80,000 तक कम होंगे। hyundai ने 2,40,000 तक की कटौती का ऐलान किया है। स्कोडा कोडियक पर जीएसटी कटौती और त्योहारी ऑफर मिलाकर करीब 5,08,000 का फायदा होगा। लग्जरी मॉडल की बात करें तो BMW ने 8,90,000 तक की कमी का ऐलान किया है, जबकि मर्सिडीज के मॉडल पर 2,60,000 से लेकर 11 लाख तक की कमी होगी।